बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूं शादाब रियाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अरहम तारिक। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन पिटिशन्स का मामला जो है वो अब ज़ेर समात होने वाला है। कागजात नामज़दगी जमा हो रहे हैं, इसके अलावा उनकी जांच पड़ताल का सिलसिला भी शुरू है। इस पर क्या तरीक़ाकार होगा बात करेंगे। इश्तिहारी नाहल होगा या नहीं होगा, आर्टिकल 62-63 क्या है, इस पर भी बात करेंगे। साइफर केस की समात रोक दी गई है और इसके अलावा नाहली ख़त्म करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की, वहाँ से क्या जवाब मिला, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है जो नाहली जिसमें ख़त्म करने की इस्तदा की जा रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के ये रिमार्क सामने आए थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया है। तफसीली फ़ैसले में क्या नकात उठाए गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को वापस मिल गया है। क्या ये पेशावर हाई कोर्ट का इख्तियार था या इख्तियारात से तजावज़ किया? ये बहस सियासतदानों में हो रही है। इस पर कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर ये क्या गुंजाइश है, इस पर हम बात करेंगे। और हम सबसे पहले बात करते हैं जी, इलेक्शन पिटिशन जो है वो ज़ेर समात हैं। तजवीज़ और तायद कुरिंदा जो है इनके पेश होना ज़रूरी है क्या अदालतों में? जी शादाब साहब, में एक जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहले भी इस तरह की जो है बहस मुबासे बहुत हो चुके हैं। जजमेंट्स भी मौजूद है कि जो प्रपोज़र और सेकेंडर होता है, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ये लोग मुझे कह रहे हैं, मेरे सपोर्टर्स जो हैं ये वो है जिन्होंने मुझे कहा है कि आप आगे बढ़ें और आप हमें लीड करें। ये एक इसमें सिंबॉलिक इसकी वैल्यू है प्रपोज़र और सेकेंडर की। इसमें जो 62 सबसेक्शन 2 है इलेक्शन एक्ट का, उसमें मे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि वैसे उनका जो है इतना रोल है कि वो एज अ समझें कि विटनेस आते हैं उस फॉर्म पे, उसमें अपना नाम लिखते हैं, सिग्नेचर करते हैं और उनका उस वक्त आरओ के सामने प्रेजेंट होना कि जनाब ये हमारा कैंडिडेट है, हम इसके सपोर्टर हैं और ये हमारा कैंडिडेट है, इस हद तक तो वो उनका होना ज़रूरी है। उसके अलावा हर मोड़ पर या हर आगे जाकर जितनी भी जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है या जो अगर कोई अपील्स जाती हैं कोर्ट्स में, तो उनका होना लाजिम उधर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो अगर प्रपोज़र सेकेंडर जिसकी बात कर रहे हैं, ये आज भी हाई कोर्ट के अंदर केसेस थे, ये कह रहे थे कि जी हमें हरासा किया जा रहा है, हमें पेश नहीं होने दिया जा रहा। मिसाल के तौर पे एक तजवीज़ या तायद कुरिंदा घर से निकलता है और कहीं भटक जाता है, मैं नहीं कहता कि कोई उठा लेता है, भटक जाता है, नहीं पहुंच पाता वहाँ पर, तो उस वक़्त कागजात का क्या स्टेटस होगा? देखें शादाब साहब, जहाँ तक सवाल है किसी जो है प्रपोज़र सेकेंडर के भटक जाने का, तो वो जब उधर आरओ के पास नहीं पहुँचेंगे तो तब डेफिनेटली जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उसका उनकी लेजिटिमेसी इन क्वेश्चन आ जाती है, क्योंकि आप अपनी कैंडिडेसी खुद फाइल नहीं करते। असल में वो प्रपोज़र का क्या मकसद है कि वो प्रपोज कर रहा है आपको एज अ कैंडिडेट, तो असल में तो जो आपका जो है प्रपोज़र ही वो है, वो जब नहीं आएगा तो आपकी कैंडिडेसी फाइल नहीं होगी। अब ये तो इसमें जो है मामला तो ये है कानूनी हद तक। मैं थोड़ी सी इसकी डीपर जो है ग्राउंड रियलिटीज़ भी अभी देख रहा था। एक कुछ जो दोस्त वगैरह जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं आरओज़ के, उनसे भी मैं बात कर रहा था कि ये क्या मामला है और ये क्या वजह है कि ये जो है इस तरह हो रहा है। और पहले तो मुझे ये इससे कुछ नज़र आया कि जिस तरह 2018 आरओज़ का इलेक्शन कहा जाता था, उस तरह 2024 एसएचओज़ का इलेक्शन शायद कहा जाए उसको, क्योंकि हो ये रहा है कि आरओज़ के पास तो वो कहते हैं कि हमें तो कोई ना ही ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन है, जिस तरह की एक सोशल मीडिया पे बात आती है, हम तक अगर कोई चीज़ पहुंच ही नहीं पा रही या कोई शख्स हमारे तक आ ही नहीं रहा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ लेट से अगर कहते हैं मेरे टेबल पे भी एक आरओ साहब तो ने कहा मेरे टेबल पे भी अगर कोई कागज़ पड़ा है और एक एसएचओ उठा के उसको ले जाता है, तो मैं उसे लड़ तो नहीं सकता, मैं उसको क्या कह सकता हूँ? तो वो एक उस हद तक महदूद हैं। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जिस तरह हुआ और जिस तरह दीगर पुलिस जो है ये सारे मामला कर रही है, तो हाँ अगर आप देखें वो अगर आखिरी टाइम पे जो है कोई प्रपोज़र या सेकेंडर गायब हो जाता है या जो है आपका कैंडिडेट ही आपको नज़र नहीं आता, कई लोग पार्टी छोड़ भी गए, इस तरह कई लोगों ने। अच्छा, ये जो तजवीज़ और तायद कुरिंदा है, इसका भी 62-63 पर पूरा उतरना ज़रूरी है क्या? कोई इश्तिहारी या सजा याफ्ता मुजरिम जो है
ये किसी का तजवीज़ और तायद कुनिंदा बन सकता है? क्योंकि उसका राइट है वो, मेरे ख्याल में, कि वो कहे भाई मैं तो इश्तिहारी हूँ लेकिन ये बंदा इलेक्शन लड़ ले। नहीं, उसका इसमें देखें जो बेसिकली तो 62 और 63 इस पे वैसे जितनी बहस इस मुल्क में 62-63 पे हो चुकी है इतनी होना ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि ये एक आर्टिकल भी इस तरह का बहुत ओपन एंडेड है और कि जी जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे आए, सादक और अमीन आए, एक बहुत वाइड इसका एम्बेड है, इसको कुछ भी समझा जा सकता है, कोर्ट से कुछ भी इंटरप्रेट कर सकता है। हमने देखा कि हिस्ट्री में हर तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशन एक आ चुकी है, लेकिन उसमें भी ये सब कुछ जो लागू होता है क्योंकि 62 की जो लैंग्वेज है उसमें लिखा गया है कि जो इलेक्शन लड़ रहा है द कैंडिडेट, तो या जो इलेक्टेड ऑफिस में आना चाहता है उसमें जो है वो ये नहीं लिखा हुआ कि इलेक्टेड ऑफिस में आना चाहता है, वरना जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर से वो लिखते कि जी उस और उनके प्रपोजर भी, तो उनकी सिर्फ वो चाहे वो उस पर FIR हुई हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो जो मर्जी हो, वो मैं तो देखें मुल्क की भागदौड़ ना संभाल रहा, मैं शादाब साहब को प्रपोज कर देता हूँ कि आप MNA बने, तो मैं तो जितना मर्जी मेरा किरदार बुरा है, किरदार तो आपका अच्छा होना चाहिए जिसको सीट मिलनी है, मुझे तो कुछ नहीं मिलना बाद में, तो वो उनके लिए ज़रूरी नहीं, उनका सिर्फ इतना ही काम है कि वो जाके RO के सामने शनाख्ती कार्ड रखें अपना कि जनाब मैं इस हल्के का शहरी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे लीडर शादाब साहब हो। अच्छा, इसमें जो एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि जो हल्का है फॉर एग्जांपल 122 NA है, तो जो तजवीज़ और तायद कुनिंदा है वहाँ का रिहायशी होना चाहिए या वो 125, 26, 27 में से भी कहीं का रिहायशी होके तजवीज़ और तायद कर सकता है? हाँ जी, ये बिल्कुल लाजिम है, और इवन के भी एक बात भी चल रही थी कि जो लतीफ़ खोसा साहब ने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं उनका एक जो सेकेंडर है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो ये इलेक्शन एक्ट में भी बात की गई है, और पिछले इलेक्शंस में हाई कोर्ट में कुछ चली थी पिटिशन जिसकी वजह से नॉमिनेशन पेपर्स कैंसिल हुए थे कुछ लोगों के स्क्रूटनी में कि आपका जो तायद कुनिंदा है वो तो आपके हल्के से ही नहीं है, तो ये एक वैलिड रीज़न है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर पेपर्स कैंसिल होंगे लोगों के। अच्छा, चलें अब आ जाते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ। साइफर ख़त्म करने जो है वो उसकी समात एक मरतबा फिर रोक दी, इस मरतबा क्यों रोकी गई? जी देखें, असल में शादाब साहब होता ये है कि जब आप हम स्पेशली 18th अमेंडमेंट के बाद 10A की इंसर्शन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रायल के बहुत तकाजे हैं, आप जब उस तरह हेस्टली चलाएंगे, वैसे तो एक लंबी तफसील दी गई है उसमें जो है बहुत लंबी 4 घंटे की बहस चली, लेकिन जो मेन जो इसको इस वक्त स्टे मिला है ना, वो असल बात ये थी कि क्योंकि वो इतना उसकी पेस इतनी फास्ट है, तो जब तक आपका हाई कोर्ट का फैसला आएगा ये वेकेशन के बाद, तब तक तो वैसे ही ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए उसको ये हाई कोर्ट में केस सुनने के लिए पॉसिबल ही नहीं था स्टे दिए बगैर ये मामला चलाना, तो वो फिर इस चीज़ से ट्रायल पे दोबारा स्टे हो गया। अब देखें ना, एक इन्होंने प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जी कुछ लोग हमने कभी कहते हैं उनको आ जाएं और कभी कहते हैं आप उनको ना आएँ, आप एक लिस्ट देते हैं जब भी आपने इन कैमरा करनी होती है, आप कहते हैं जी ये हमारा विटनेस सेंसिटिव है, जिस तरह हमने देखा है जिस तरह रेप केसेस में होता है उसमें हम ट्रायल करते हैं तो उसमें होता है कि जी ये विटनेस सेंसिटिव है, इसका इन कैमरा होगा, बाकी सारा ओपन होगा, या कोई अब जो है आपने जब दिल करता है आप कहते हैं नहीं जी इस वक्त जो है इसको, पहली तो बात ये वो हो ही जेल में रहा है, जब जेल में ट्रायल होता है तो वो ज़्यादा स्क्रूटनी होती है ना उस पर, अंदर जेल के जाएगा तो फिर देखे ना कोर्ट में तो बंदा फिरता टूटता भी चला जाता है कि चलो यार जाके ट्रायल सुने, अब जेल में तो अगर परमिशन देगा सुप्रिटेंडेंट जेल या कोर्ट तो फिर हम अंदर जा सकेंगे जी, तो वो पहले आता ही शख्स कितनी मुश्किल से उधर, फिर उसको भी कहेंगे नहीं इसमें जो है अब इधर आ सकते अंदर नहीं आ सकते। दूसरा जो है इसमें मसला ये था कि ये ऑफिशियल सिगरेट एक्ट का जो ट्रायल है, ये आखिरी इसकी जो सुप्रीम कोर्ट में मिसाल है वो मिलती है 1956 का एक केस है, उसके बाद से ये कभी इस तरह ट्रायल हुआ ही नहीं, तो दिस इज़ न्यू टेरिटरी इवन फॉर जजेस, तो उसमें आपको बहुत जो है आसानी से लकूनास भी मिल जाते हैं। अब आप ये देखें ना कि एक प्रोसिक्यूशन है और वो प्रोसिक्यूशन जैसे ही जो है पहले सारा ट्रायल नल एंड वॉइड हुआ और एक बड़ा क्लियर अहकामात आ गए हाई कोर्ट के कि आप इसको ओपन ट्रायल रखें, और इतनी लंबी जजमेंट दी गई इस बात पे कि जी क्यों ज़रूरी है, और अगर आपने इस नौयत के इल्ज़ामात लगाए हैं तो लोगों को भी पता लगे कि क्या इल्ज़ामात हैं और बाद में कोई डिफेंस आए, बल्कि होना चाहिए इवन के फॉर एंटी-PTA फोर्सेस आप करें उसको, ताकि लोगों को, ताकि इमरान खान जो हैं वो एक्सपोज हों, पता लगे कि जी ये जो है इन्होंने ये किया है,
तो आप उसको छुपा रहे हैं, फिर छुपा रहे हैं, उसके बाद वही सारा काम नए ग्राउंड्स पे एक और एप्लीकेशन डालेगी, वो फिर जेल ले गए। तो इस पे जो है हाई कोर्ट काफ़ी इस बात में बरहम भी हुआ। तो जब तक अब ये केस एक दफ़ा आप इसको सही तरीके से नहीं लेके जाएंगे तो आपको सुपीरियर जुडिशरी इस तरह नहीं करने देगी कि आप अगर उसको आप चाहते हैं कि 15-20 दिन में एक फैसला आ जाए और उसके बाद जो है बात की बात देखी जाए। हालांकि दोबारा से हाई कोर्ट में ये बात की गई कि इतने लूप होल आप और इतने लकूनास छोड़े हैं ट्रायल में, तो ये अगर आप अपील में आते तो मैं तो कन्विंस था कि उन्होंने बात की कि मैं तो कन्विंस था कि ये यानी कि अपील आपकी एक्सेप्ट हो सकती थी। तो आप इस तरह का ट्रायल कर ही क्यों रहे हैं? इससे तो क्या इससे जो जिस पे आप ट्रायल चला रहे हैं क्या वो विंडिकेट होगा या क्या वो एक्सपोज होगा? तो इसमें जाहिर स्टे तो उन्होंने फिर देना था ऑटोमेटिकली। बिल्कुल है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट खान साहब के वकला गए हैं और उन्होंने कहा है कि सज़ा तो उनकी सस्पेंड है, नाअहली भी सस्पेंड कर ली जाए। ब्रेक के बाद जी अरम, तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन के जो वकला हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहाँ जाके वो ये इस्तदा करते हैं कि जो नाअहली है उसको भी मुअत्तल कर दिया जाए, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ये रिमार्क्स देते हैं। वो ये कहते हैं कि इस तरह का तो कभी पाकिस्तान की तारीख़ में कोई इस तरह का केस देखा सुना नहीं गया। और फिर वहाँ पर यह बात भी होती है कि जो 2 जज साहिबान हैं इन्होंने ये 2 केसेस नहीं सुन 2 जज साहिबान केस नहीं सुन सकते क्योंकि हाई कोर्ट में भी 2 जजेस ने सुना था। अब तीसरे जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब नेक्स्ट वीक आएंगे तो फिर इसके ऊपर समाअत हो सकेगी। इसकी क्या है, कोई नाअहली ख़त्म होने का इम्कान है? ये इस बात से तो लग रहा है कि अगर ये बना तो एक नया कानून बनेगा। असल में देखें शादाब साहब, हम जितने भी जो लोग हैं जो कानून की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रूटीन में केसेस लगते हैं, हम हाई कोर्ट में केसेस करते हैं। मुझे तो ये बात अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि इन्होंने किस बेसिस पे ये एप्लीकेशन फ़ाइल की हुई है। एक केस होता है, 2 चीज़ें हैं ना इसमें आवाम को समझना ज़रूरी है। एक होता है बेल और सेंटेंस सस्पेंशन, ठीक है, जिससे आपका प्राइमरी मकसद क्या है कि एक बंदा मेरा जेल से बाहर आ जाए। दूसरा आपका मकसद होता है किसी को बाइज्जत बरी करवाना, जिसकी वजह से अपील और क्वॉशमेंट की जाती है। अब आप चाहते क्या हैं कि पहले आपकी सेंटेंस सस्पेंड हुई, फिर आपकी कन्विक्शन सस्पेंड हुई। ये वैसी मजाक खेज बात है। कन्विक्शन सस्पेंड करने का मतलब क्या है? कन्विक्शन सस्पेंड करने का मतलब ये है कि इसका मतलब है वो बाइज्जत बरी हैं, तो फिर अपील किसको कहते हैं? अपील का जो जब आपकी सेंटेंस सस्पेंड फर्ज करें नहीं होती है, आपकी बेल नहीं होती हाई कोर्ट में, तो आपका अगला वकील का ये होता है डायलॉग के चलें जनाब मेरी अपील फिक्स कर दें, मेन अपील मेरी सुन लें। तो जब आपने आप सेंटेंस में ही कहें, ये मतलब कि इसकी एबनॉर्मेलिटी है इस एप्लीकेशन में स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे ये मुमकिन ही नहीं है। हाँ शायद कोई पॉलिटिकल नैरेटिव बना रहे हो वो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। इनकी लीगल फैलेसी थी, इनको चाहिए था कि सेंटेंस सस्पेंड करवाते ही ना। इन्होंने मुझे लगता है कि एक वो शॉर्ट टर्म विक्ट्री के लिए इस चीज़ के लिए कि चलें जी एक शोर मचा देंगे हम कि वो जी हम जीत गए, सस्पेंड हो गई ये वो। उसका फ़ायदा क्या है? केस उन पर 100 से ऊपर है। सेंटेंस सस्पेंड करने से उन्होंने ये घर चले जाना, हाँ उन्होंने बोला घर चले जाने को फायदा है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको चाहिए था कि आप हाई कोर्ट में कहते हैं कि जनाब ये सेंटेंस सस्पेंशन पे हम आर्ग्यू करते, प्रेयर डालते, मेन अपील की कि हमारे केस फैसला करें, फिक्स करें। हाँ फैसला करें, रिजेक्ट होते तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। आपने पता नहीं क्या उसको बना दिया है। तो हालांकि बड़े सीनियर वकला जो है जाहिर है मौजूद हैं, बल्कि आधी लीगल फ्रेटर्निटी ही खान साहब की वकील है उसमें, लेकिन वो उधर टू मैनी कुक्स रूइन द ब्रॉथ। अब इसमें क्योंकि उनको अब चीज़ नज़र नहीं आ रही तो सुप्रीम कोर्ट मुझे तो नहीं लगता ऐसा मुमकिन है कि उनको इस पर कोई रिलीफ दे। और क्या रिलीफ दे जब कानून में गुंजाइश ही नहीं है? तो वो एक नई चीज़ बना दे या इस तरह कर लें जिस तरह वो एक दफ़ा एक नई चीज़ बनी थी कि जी आपको ताहयात बेल है, जो फ्यूचर में केसेस आ रहे हैं वो भी बेल है, ओमनीबस बेल। हाँ जी, वो ऐसी बेल है कि जो भी केस बना भी नहीं है उसमें भी यहाँ तो कुछ तरह की चीज़ निकले। तो मुझे तो लगता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सूरज चेहरा बदल गया है तो ऐसा तो मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। तो इसका जो है कोई फ्यूचर नहीं है, और क्योंकि नहीं है उसकी वजह से फिर खान साहब का इलेक्शन लड़ना भी बहुत मुश्किल है। तो अब अच्छा चलें, अब अगले टॉपिक पे चलिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला आ गया। आपने तो पूरा इसको डिटेल से पढ़ा, ये बताइएगा नाजरीन के लिए कि क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर लिए गए हैं। अच्छा शादाब साहब, एक तो मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, 24 सफ़ात पे ये है।
काफ़ी शॉर्ट जजमेंट है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि यूजुअली इस तरह के केसेस में बड़ी तफसीली गुफ्तगू होती है आइन पे, और उसमें काजी फैसल साहब जो हैं इसके प्राइमरी ऑथर थे, जो एक तो उन्होंने ये बात की कि जो कानून आया वो उसमें क्यों पिटिशन आ रही है, अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट को जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे चलना चाहिए, और जो है चीफ जस्टिस को जो है वो कोई इस तरह का लीडर या डिक्टेटर नहीं बन जाना चाहिए कि सब फैसले वो ही करे, और चीफ जस्टिस का ओपिनियन और किसी और जज का ओपिनियन, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज का जो है वो उनकी वैल्यू सेम है। वो ऐसा नहीं है कि अगर मैं चीफ जस्टिस हूँ तो मेरा जो है वो ओपिनियन ज़्यादा मैटर करता है तो कम मैटर करता है, वोट होते हैं वो एक ही जितने हैं। फिर उन्होंने ये भी बात की कि जो मास्टर, हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टम, कि जी ये जो मास्टर होता है रोस्टम का वो होता है चीफ जस्टिस। उन्होंने कहा जी ये भी गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी ना ही कोई गुंजाइश है, और ये वैसे ही कॉलोनियल लेगेसी है, ये हैंगओवर है, तो हमें जमहूरी तकाज़ों पर किसी को भी मास्टर नहीं कहना चाहिए, तो चीफ जस्टिस तो कोई मास्टर नहीं है। तो उन्होंने बेसिकली अपनी ताकत को कर्व किया, जिस तरह हमने देखा वो उन्होंने कमेटी भी बना दी है, और जहाँ तक वो था रेट्रोस्पेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट उन्होंने चाहते थे कि पिछले जितने भी केसेस हैं उनकी भी अपील सुने, तो उस पर जो है सारी डिटेल बात आ गई कि वो नहीं सुन सकते। इसमें जो अब बात ये है कि ये इन्होंने एक डिटेल जजमेंट तो दे दी इस पर, अब इस पे जो है हम ये देखेंगे क्या कि ये ट्रिकल डाउन होती है नीचे, क्योंकि अमूमी तौर पे तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का मकसद ही होता है कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, फिर लोअर कोर्ट्स हैं, फिर जो है जितना भी आपका पूरा प्रैक्टिस है वो सारा ही उससे मुतासर होना चाहिए असूली तौर पे। तो इधर तो हम तहसीलदार को भी इज्जत माब जनाब बाद तहसीलदार लिखते हैं, तो क्या जो इनका कॉन्सेप्ट है कि ये कॉलोनियल लेगेसी से आहिस्ता दूर हों और सबको पब्लिक सर्वेंट की तरह ट्रीट करें, क्या ये ट्रिकल डाउन होके आएगा? ये अब एक सवालिया निशान है। कहाँ आएगा जी? यहाँ पर तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप एक पटवारी को भी इज्जत माब नहीं लिखेंगे तो वो भी आपको जो है ना वो आपकी ज़मीन को ऐसे घुमा देगा। इधर तो सर SHO जो है कितनी बड़ी चीज़ है, जो क्या कहते हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो SHO ही अपनी जूती की नोक पे रख लेता है कि ठीक है जी हमें ऑर्डर है। जैसे भी आप कह रहे थे ना कि वो पहले ROs का इलेक्शन है, अब SHOs का इलेक्शन है। अब सर SHOs का इलेक्शन है। लेकिन वैसे शादाब साहब मैं एक बात करूं इसमें, अगर हम थोड़ा सा देखें एक मुतालिया करें, एक इलेक्शन हुआ पुलिस की असिस्टेंस के साथ जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे का, वो प्रेसिडेंट बन गया। 2011 में व्लादिमीर पुतिन पुलिस की मुआवनत से सदर बन गया। इस तरह की कई एग्जांपल्स हैं वेनेजुएला, पूरी दुनिया में, और इन सबको डिक्टेटर्स कहा जाता है, जो कि जिसमें पुलिस ने जो है नॉमिनेशन पेपर रोके, पुलिस ने क्रैकडाउन किया, पुलिस ने कैंडिडेट्स उठा लिए। ये मतलब कि अगर पिछले 60, 70, 80 सालों की रीसेंट हिस्ट्री देखें तो उसमें इस तरह की दर्जनों एग्जांपल्स भरी हुई हैं। इन सब का नाम जो है वो कोई अच्छे अल्फाजों में लिखा जाता है, इन सबको कहा जाता है कि ये कोई डिक्टेटर थे या इस तरह के लोग थे। तो इलेक्शन का मकसद मुझे लगता है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी 8 फरवरी वाली, वो मकसद तो इस तरह फौत हो जाता है क्योंकि हुकूमत भी चल रही है। ये तो नहीं है कि हुकूमत नहीं चल रही, काम तो चलता रहता है। इलेक्शन का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जी पब्लिक परसेप्शन हो कि जी ये देखें ये आपके अवामी नुमाइंदे हैं, ये आपको गवर्न करेंगे, ये इनको आपने चूज़ किया है। अगर लोगों को ये तासुर अब नहीं दे पाएंगे और परसेप्शन विच इज़ ग्रेटर देन रियलिटी, वो अगर लोगों को यही होगा। देखें ना, मैं देख रहा था कि बहुत से सीनियर सहाफ़ी भी और सियासतदान भी सब यही लगे हुए हैं, इवन कि जिनको फ़ायदा भी हो रहा है वो भी यही कह रहे हैं नहीं ये देखें ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, फलाने को मिल गया, फलाना जज फलाने का रिश्तेदार है। तो ये इस तरह को हमें को बेनिफिट हो रहा है इस चीज़ का, और अरबों रुपया भी लग रहा है लोगों का। तो ये शादाब साहब ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज नहीं है, 2-3 महीने चलती रहेगी, फिर लोग कहेंगे नहीं जी ऐसे ही है, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। एक चीज़ तो देखिए अरम, ये तो एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि ये इलेक्शन अगर हो जाते हैं और जो भी रिज़ल्ट आता है दूसरी पार्टी तो इसको किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगी। मेरा ख्याल है कि शायद सिर्फ जीतने वाली तस्लीम करे, जिसकी सीटें कम होगी तो वो तो 2-3 पार्टियां मिलके, अब ये तो ना हो कि फिर बाद में वो कंटेनर पे खड़े हो जाएं इस्लामाबाद जाके, और फिर जो हम एक उम्मीद लेके बैठे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन के बाद एक सिस्टम बनेगा, एक सेटअप बनेगा और थोड़ा सा हालात मुल्क के बेहतर होंगे और आम आदमी को उसका बेनिफिट पहुंचेगा, तो वो हम फिर उसी चक्कर में हम कंटेनर साफ करने में लग जाएं दोबारा। नहीं शादाब साहब ये देखें ना, चलें पहले तो ये होता था कि एक को जीता दूसरे ने कहा ये धांधली हो गई मेरे साथ। अब ये एक ऐसी यूनिक सिचुएशन है
कि अभी इलेक्शन हुए नहीं है, सभी कह रहे हैं, इवन के जिस पार्टी को फायदा हो रहा है या जो पार्टी नजर आ रही है थोड़ी सी आगे, वो भी यही कह रही है कि जी वो फलाना जो है ये जो है ये जाट साहबों के रिश्तेदार हैं, कोई कह रहा है जी वो उसका ये हो गया। हर पार्टी कह रही है कि जी फेयरनेस नहीं हो रही, ये जो है किसी को फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो फिर आपका मकसद ही क्या रह गया? कम से कम कोई एक तो कहे कि जी नहीं जी ठीक हो रहा है, या कोई 2-3 पार्टीज तो कहें, एक आध पार्टी को तो संभाला जा सकता है। सबके सपोर्टर ही बाद में कहेंगे ये शैम इलेक्शंस हैं, तो फिर आप जो आपने 10 से 12 अरब रुपया जाया करना है, इलेक्शन कब चलते रहने यही सिस्टम। जब इसी से कोई बेहतर कोई प्रोजेक्ट नया ले आए, कोई फैक्ट्री लगा लें, कोई हुकूमत का कोई सिस्टम, कई लोगों को रोजगार दे दें, ये भी हो सकता है ना। जी जी दे चले आखिर में अब हम बात करते हैं, ये बड़ा एक सेंसिटिव पॉइंट है अरहम। पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्ले का निशान वापस लिया गया था तहरीक इंसाफ से, वो पेशावर हाई कोर्ट ने वापस देने का हुक्म दिया है। मेरा ख्याल है ये भी आर्जी तौर पे है, लेकिन हुक्म ये दे दिया है कि बल्ले का निशान पीटीआई के पास ही रहेगा। लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं, चाहे वो नून लीग से हैं, चाहे वो मौलाना साहब हैं या कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, हाई कोर्ट पे तनकीद कर रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट पे। वो कहते हैं जी जब वो अंदर गए तो हमें पता लग गया बल्ला वापस मिल जाएगा। मैं देख रहा था हमारे बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस किस्म के तज्जिए कर रहे थे ट्विटर के ऊपर कि भाई बल्ला तो फौरी वापस मिल गया ये वो। क्या पेशावर हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है? क्या एक सूबे की हाई कोर्ट को इस तरह का हुक्म सादिर नहीं कर सकती? ये थोड़ा सा रहनुमाई करें आइन की रोशनी में। अच्छा शादाब साहब, एक तो ये इधर जो कोई भी सियासी जमात है, कोई भी सियासतदान है, ये एक जो है मॉडस ऑपरेंडी टेक्निक बड़ी ज़बरदस्त है कि जब भी आपके खिलाफ फैसला है, चाहे वो किसी भी नौयत का हो, आपने फौरी कह देना है कि जी देखें जी ये कोर्ट ऐसे है, ये जुडिशरी सिस्टम ऐसे है, ये जज ऐसे है, ये मतलब कि ये तो एक रूटीन है ना, और बड़ी ही जो है गलत एग्जाम्पल है। और जो जहाँ तक ये आपने सवाल किया ना, क्या वो मैं देख रहा था कि सियासी लोग इस तरह के दे रहे थे बयानात के जी ये देखें ये कैसे कर दिया एक पेशावर के जज ने इस तरह पाकिस्तान का। तो ये सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लैरिटी है। आर्टिकल 199 जो है उसमें जुरिस्डिक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन होती है हाई कोर्ट की, वो बिल्कुल इफेक्ट कर सकता है पूरे पाकिस्तान पे। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी बड़ी मशहूर 1985 SCMR 859, तो कॉपीराइट कराची केस कराची हाउस केस कहते हैं उसको। उसमें ये बात आई थी कि जो जिधर मुझे इफेक्ट हो रहा है, मैंने अपने करीबी हाई कोर्ट जो है चले जाना है। इलेक्शन कमीशन का ऑफिस लेट से इस्लामाबाद है, तो इफेक्ट मुझे उसने लाहौर में कर दिया है, तो मैं लाहौर हाई कोर्ट ये जो है बिल्कुल जा सकता हूँ। इवन के अगर लाहौर हाई कोर्ट मुझे केस था कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुझे नहीं सुना कि जी आपका तो जो है जिसने आपको इफेक्ट किया वो कराची बैठा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत किया हाई कोर्ट ने, कैसे नहीं सुना अगर आपको इफेक्ट बैठ के लाहौर हो रहा है तो क्या आप कराची जाएंगे पिटीशन फाइल करने? तो हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और वो बिल्कुल ही फैसला कर सकता है। जो सियासी लोग हैं उनके जो है आगे पीछे बहुत से जो है कानूनी मुशीर मौजूद हैं, उनको यकीनन ये बात बताई भी गई होगी। मैं नहीं मान सकता कि एक जो है साबिक वज़ीर आज़म लेवल का बंदा इस तरह की बात करे तो उसको पता ना हो, या उसको उसके आगे पीछे जो वकील हैं उन्होंने बताया ना हो, 100% बताया होगा। लेकिन क्या है, हम अनफॉर्चुनेटली अपने इंस्टीट्यूशंस को डिफेम करते हैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए। ये हमारी प्रॉब्लम है। ये वो चाहे कोई भी पार्टी हो, आपने देखा कि जब भी फैसला आता है तब साथ ही इवन के डंडे लेके भी चले जाते हैं हाई कोर्ट के, देखें जी ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो इसके मेरे ख्याल से रिफ्रेन करना चाहिए। उसमें पेशावर हाई कोर्ट ने सिर्फ इस हद तक दिया, 15 दिन का वो स्टे है कि क्योंकि इलेक्शन सामने है, केस अभी तक नहीं सुना गया, अभी तक सिर्फ प्रिलिमिनरी हियरिंग हुई है। अभी ये बात हुई है कि जी अगर हमने इनको स्टे ना दिया तो हमारी पिटीशन ही ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि उतनी देर में तो टाइम ही निकल जाएगा। तो आप जो है इसको सिर्फ तब तक वेट करें भी उनको बैट सिंबल वापस नहीं मिला, ये भी उनका एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी है। ये पता लगेगा 15 दिन बाद, फिर अपील भी जानी है सुप्रीम कोर्ट में। तो लेकिन आपने शोर, वही बात है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग में दोनों पार्टी शोर ऐसे में जा देती हैं, मलाइन आपके दारे हो जाते हैं। लेकिन अभी स्टेटस है, अभी तो ये निशान जो जारी कर रहा है इलेक्शन कमीशन, ये कब तक जो है वो जारी करेगा? और क्या उससे पहले ये स्टे ख़त्म हो जाएगा या इसका मेन जो उनकी अपील है उसका फैसला हो जाएगा? सर इन्होंने बेसिकली उन्होंने तो आखिरी पैराग्राफ में पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप वक्ती तौर पे तो सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पर डाल लेना, उसके बाद जब इस पर बहस होगी देखी जाएगी। अब इलेक्शन कमीशन ने मुझे मिल रही थी खबर के फैसला किया है
सुप्रीम कोर्ट ये इस ऑर्डर को सेल करने का। वो सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला कर दे कि छुट्टियां चल रही हैं, चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब जो हैं वो मौजूद नहीं है, इस वजह से इसमें तखीर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट सुन लेगी, जो फैसला होगा मेरिट के मुताबिक हो जाएगा, इसमें इतना कुछ छोड़ डालने की जरूरत नहीं। ये जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पहले जो है वो नून लीग के रहनुमा और ये मौलाना साहब वगैरह कहते हैं कि जी हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है पीटीआई के साथ, जो कुछ भी हो रहा है वो अपनी लड़ाई खुद लड़ें, हमारा अपना इलेक्शन है, उनका अपना इलेक्शन है, या हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उनके जितने भी केसेस चल रहे हैं उनके हक में फैसला आ जाता है, आप फौरी टीवी पे चढ़ के बयान देना शुरू कर देते हैं। आपको क्या जरूरत है बयान देने की, तो ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, लेट देम बी जो वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अरम आपका। नाज़रीन, आज इतना ही, आइंदा जुमे नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।